हम कल पढ़ रहे भाई 11th को चैप्टर 1 जाको नाम का हो जीव जगत। बहुत नाम पकड़िए लो तो जीव जगत यानी कि इंग्लिश में क्या बताया मैंने, लिविंग वर्ल्ड या लिविंग किंगडम, कुछ भी क्या समझ में आएगा। उसके अलावा हमने बताया इसके बारे में कि हमारे ब्रह्मांड या पृथ्वी पर अप्रॉक्स छोटे बाद में करियो जो करना हो सुनो का बताया मैंने कि हमारे ब्रह्मांड में या पृथ्वी पे लगभग 1.8 मिलियन को मतलब 1 मिलियन में रहे 10 लाख, यानी कि करीब 18 से 17 लाख अलग अलग जाति प्रजाति हैं। अब उनने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स सब में, कोई में कुछ गुण है, कोई में कुछ गुण है, कोई कहीं रहे यानी कि आवास का, उनके बाह्य आकृति का। भाई कोई जीव के सो देखें, हम तो सारे मनुष्य हैं, 6 जने हैं, 6 के 6 में अलग अलग देखें सारे, तो इतनी सारी जाति 18 लाख जाति, उन सब के अलग अलग गुण, बाहर से दिखना अलग, उनके आंतरिक गुण अलग, उनका रहना खाना अलग, उनकी हर चीज़, उनका डीएनए तक अलग। तो एक साथ तो हम अध्ययन कर नहीं सकते, एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि लगभग 12 लाख जाति तो करीब कीट पतंगन की हैं, कीड़ा मकोड़ा रहे उनकी, यानी कि सबरे जानवर, ये जो हमारे जाते जंतु विज्ञान के करें जंतु, वो सारे के सारे पेड़ पौधे सबको मिला दें, उनसे भी डबल ट्रिपल बैठ रहे हैं खाली कीट पतंग कीड़े। तो ऐसी स्थिति में हमें वैज्ञानिकों ने 2 ब्रांच बनाई, 2 काउंसिल बनाई, 2 संस्था बनाई, जिनका क्या क्या नाम बताया था मैंने, बताओ कोई से याद हो तो ना याद, गधा, ICBN और ICZN। इनको का मतलब हो 2 बालक के बाद ना मेरे डेमो में बताई, बात कल ना बताई तुम्हें। तू है हो, तू भी है हो, तू ना लाली है ही नहीं, छोड़ो। देखो अब मैंने अभी बताई तो मैं इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी डिफ्रेंसिएशन है हमारे धरती पे, तो इस विविधता को, विभिन्नता को, डिफ्रेंसिएशन को क्या बोलते हैं हम, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इसको अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए, ताकि लोग जब पढ़ें तो एक समूह को पढ़ें। फॉर एग्जांपल उन्होंने पढ़ा मनुष्य, तो मनुष्य की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, मनुष्य से भी ऊपर कॉर्ड डेटा बनाया गया, अभी आगे तुम पढ़ोगे सब चीज़। तो जितने भी हम कॉर्ड डेटा यानी कि हमारे जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, समझ रहे हो, उन सबको एक अलग गण में, अलग ग्रुप में रखा गया, उनके सारे गुण दोष, एक एक रहना पीना, उनके डीएनए, उनका पाचन, उनका पोषण, हर चीज़ बताई गई। अब जब हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए यानी कोऑर्डिनेट के गुणधर्म पढ़ लिए, तो इसका मतलब है जितनी भी कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे मनुष्य हो बंदर हो, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, उन सबके गुणधर्म लगभग 80% तो सेम हमें पता हो का है। आसानी हुई या ना हुई। अब एक तो हुआ कि पहले मैं अजय पढ़ूंगा, फिर लाला पढ़ूंगा, फिर लालिया पढ़ूंगा, फिर बाकी बाद दूसरे जानवर ने पढ़ूंगा, बंदर पढ़ूंगा। उससे अच्छा है कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम वाले हैं, हमारे लक्षण स्वरूप जितने भी जंतु हैं, उन सबको एक समूह में रखा जाए और उनको सबको एक साथ पढ़ाया जाए। फिर दूसरी दिक्कत क्या आने लगी, नाम की। कैसे, अब हमारे देख लो, वैसे मेरा कागजन नाम अजय राजपूत, मम्मी अजीत कह दे, कभी अज्जू कह दे, यानी कि 3 नाम तो मेरे ही है। वैसे आप लोगों के घर पे कोई अलग नाम होगा, फिर रिश्तेदार कोई अलग नाम से जानते होंगे, स्कूल में जो कागजन में नाम है वो अलग होगा। तो ऐसे ही जितनी भी जाति, जैसे हम यहाँ पे घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, घोटक, तरंग। उसके बाद हम USA जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉर्स। ऐसे ही जब हम देश में प्रदेश में बदल देंगे, देश भी छोड़, हम इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो एक ही चीज़ के कोई 55 नाम मिल जाएंगे, हमें रोटी के नाम मिल जाएंगे। तो ऐसे हम कोई चीज़ है यहाँ से सीख के गए कि आज हम यहाँ से चौक के हैं, हम यूपी में पहुँचे, अरे यार आपको नाम बदल गो, यूपी को छोड़ो, फिर इंडिया से बाहर गए, आपको नाम बदल गो। तो कितने नाम याद करेगा इंसान, दिक्कत आएगी ना।
कि हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं कुछ, फिर वहाँ जाके कुछ नया नाम सीखना, फिर वहाँ जाके नया नाम सीखना। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए 2 काउंसिल, 2 संसद या फिर 2 परिषद बनाई गई, ICBN और ICZN। इनका मतलब था, ऊपर वाली है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और नीचे वाले का खाली बॉटनिकल की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? जूलॉजिकल। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ऐसी संस्था, कैसी? अंतर्राष्ट्रीय संस्था, या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो जंतुओं का नामकरण करती है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, वो हो गई ICZN। जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो किसका नामकरण करती है भाई? वनस्पति का, पेड़ पौधों का, वो क्या हो गई? ICBN हो गई। क्लियर? तो इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने सबसे पहले तो ऐसे सभी जातियों का अध्ययन किया कि इसमें ये वाले गुण हैं, इसका ये व्यवहार है, ये यहाँ पाया जाता है, इसको पोषण के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं, इसको ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा विकास करता है। फॉर एग्जांपल सर्दियों में कोई ज़्यादा विकास करता है। जैसे ऐसी भी तो बहुत सारी जातियाँ हैं जो हमारे भरे रेगिस्तान में पाई जाती हैं, लेकिन वो हमें अगर कुछ रेगिस्तान में डायरेक्ट छोड़ दे तो हम नहीं रह सकते ना। ऐसी भी बहुत सारी जातियाँ जो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे पाई जाती है, पहाड़ों पे पाई जाती हैं, लेकिन हम तो वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पे मनुष्य भी रहता है। बर्फ़ में भी वनस्पति उगती है, जानवर रहते हैं, यानी कि उनको अपना जो आवास है, हैबिटेंट हैं, उसके माध्यम से उनमें अनुकूलन हो जाता है, उनका शरीर में जो है बदलाव आ जाते हैं। जैसे फर निकल आएंगी, फर मतलब बाल बड़े बड़े हो जाएंगे ताकि उनके शरीर को गर्म रख सके, उनकी जो त्वचा है वो मोटी हो जाएगी। उसके अलावा उनके जो आंतरिक गर्म करने की जो क्षमता है, शरीर को गर्म रखने की, वार्म रखने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि हैबिटेंट या आवास के हिसाब से जानवरों में गुण विकसित हो जाते हैं। क्लियर? तो उन्होंने सबसे पहले सब चीज़ का अध्ययन किया। इन्होंने सारे के सारे जीव जानवरों का अध्ययन किया, एक एक का, कि इसमें ये गुण है, ये आवास है, इसका ये पोषण है। इसने किसका अध्ययन किया? सारे वनस्पति पेड़ पौधों का। क्लियर हुआ? फिर उनके माध्यम से उनके बनाए गए इनके वर्ग संवर्ग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभी तो मैं लिखाऊंगा सब चीज, टैक्सोन, संवर्ग बनाए गए। उनमें उनकी समानता, उनके गुणों के जो मैच हो रहे थे, उनको एक साथ में रखा गया। असमान होने के स्थिति में कई गुण ऐसे थे जो सेम है, कुछ विषम है, तो जिसके साथ ज़्यादा निकटतम संबंध दिखे, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम तीनों में कई गुण हैं, लेकिन फिर भी एक आध दोष होएगा, तो वह दोष के ऊपर या दिखी हुई कि यहाँ में एक गुण मेरे लायक फालतू है, चलो मैं दोष है थोड़ा इग्नोर मार दूंगा, तो ये दोनों साथ हो गए। वैसे ही संवर्ग बनाए गए ताकि इनका अध्ययन किया जा सकता है। मैं फिर एक संवर्ग का अध्ययन करूँगा, एक ग्रुप का अध्ययन करूँगा, उसमें पाए जाने वाले सब के सब लगभग 90% तो गुण मैच होंगे। क्लियर हुआ? इन एजेंसीज को क्यों बनाया गया था? फिर उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम था जीव जगत। थीम समझ में आ गई? जीव जगत का मतलब है कि ऐसी पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीव वस्तु, सजीव मतलब लिविंग चीज, यानी कि जो जिंदा है, उसका हम अध्ययन करेंगे जीव जगत चैप्टर में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनके माध्यम से हम देख करके कह सकते हैं कि ये आदमी जिंदा है या ये चीज़ जिंदा है, ये मुर्दा है। तो हमने सबसे पहले अध्ययन किया था किस चीज़ का? लाला ने बताया कि मूवमेंट। पहले तो इनने मेरी माने ना, दोनों ने सड़ा ना लिख दो रफ में, अभी बाद में लिखवा दूंगा वाली तेन ने, पर एक छोटी जगह पे इनकी दोनों फुल फॉर्म लिख लो, डायरेक्ट आ जाती है कि ICZN की फुल फॉर्म लिखो, ICBN की फुल फॉर्म लिखो, दोनों ने लिख लो। बुराई दुनिया की कोई सब्जेक्ट में ना है, बस तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हें पढ़ने में मन लगे, सबसे बेस्ट है वही, चाहे बायो हो, मैथ हो, आर्ट्स हो, कुछ और हो।
लेकिन बस मन लगना चाहिए पढ़ने में और तुम उसमें अपना 100% दे सको, सब बढ़िया। बाकी बात रही तुम्हारे आगे की, तो बायो तो शायद हम पढ़ाएंगे, यहाँ ना आए तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री वहाँ मैं अब और कोई पढ़ावे हो तुम्हें, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आ जाए कभी तो वो बता दे करिए एक दिन पहले, मैं 20 से 1 मिनट टाइम निकाल के ये आ जाएगा। फिजिक्स का जो एक और मास्टर साहब उनको चैनल पे पढ़ो ऑनलाइन। आजकल यार सब चीज़ तुम घर बैठे पढ़ सकें, क्या दिक्कत है, सब चीज़ें पर क्लियर करके चली हूँ एक एक चीज़, क्योंकि 11th में तुम्हारे पास मौका है, टाइम है, सारे जो फैक्ट हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लोगे, बेस से चलोगे ना, तो आगे जाके दिक्कत नहीं ना 12th में ना फिर आगे कोई तैयारी करोगे उसमें, सब चीज़ बेस क्लियर हो जाएगा दे देगा। तो टाइम का यूटिलाइज करना, घर जाके ज़्यादा भी ना था 2-3-4 घंटा पढ़ लो, जो हमने बताया हुआ 10 मिनट में फेर सकें तुम। मेरे साथ मेरे नोट्स पढ़ने में तो मैक्स 5-7 मिनट लगते होंगे तुम लोग को, क्योंकि याद रहे इतना तो बताया हुआ। बाकी बाद ऑनलाइन कोई टीचर पसंद आ जाए वहाँ पे तो ले ली एक क्लास, जो चीज़ समझ में ना आई पढ़ ली, ऐसे ही सब क्लियर हो जाओ। चलो आगे बढ़ो। तो हम पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ जिंदा है यानी कि सजीव है यानी कि लिविंग है, उसको हम पहचान कैसे करेंगे। पढ़ रहे थे हम इसको, किस किस को क्या क्या याद है यार, बतावे के नाम पे तुम खुश से जाएं यार। हम पढ़ रहे थे सजीवों के लक्षण। क्या पढ़ रहे थे? सजीवों के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, सजीवों के लक्षण। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, लक्षण हैं, गुण हैं, जिन्हें देखते ही हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जिंदा है, ये चीज़ सजीव है, या ये चीज़ मुर्दा है, निर्जीव है। कर रहे थे डिस्कस। उन लक्षणों में फिर हमने कमी भी निकाली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई सजीव वस्तुओं में गमन या गति होती है। क्या होता है? गमन या गति, यानी कि मूवमेंट होती है। क्लियर? लेकिन उसकी हमें कमी क्या निकली? हमने ये देखा कि जितनी भी सजीव हैं उनमें से अधिकांशतः अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण चाहिए तो वो यहाँ से यहाँ जा कर के अपना पोषण ले सकते हैं। उन्हें उत्सर्जन करना है, वहाँ जा कर के उत्सर्जन कर सकते हैं, या उन्हें किसी के साथ जाना है, गमन करना है, जनन करना है, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी है वो अपनी मर्जी से अपने शरीर के अंदर अपने मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, चाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी तो हैं वो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे निकाल देते हैं। हमारे पेड़ पौधे ही हैं। अब वो हवा में हिलना मूवमेंट थोड़ी है। मूवमेंट का मतलब होता है स्थिति चेंज होना, स्थिति चेंज होना, यानी कि जो पहले मेरी स्थिति थी उससे मेरी स्थिति बदल जाए। तो मूवमेंट तो पेड़ पौधों में भी नहीं है भाई, जहाँ एक बार फिक्स हो गया वो तो वहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी वो जिंदा नहीं है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि गमन, मूवमेंट सजीवों का एक लक्षण है, लेकिन अभी लक्षण नहीं है, क्योंकि काफ़ी सजीव ऐसे हैं जिनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है, वहीं काफ़ी निर्जीव भी ऐसे हैं जिनमें गति पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था टीला या लकड़ी या कुछ भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो सजीव थोड़ी हो जाएगा, सजीव नहीं होगा। तो ये लक्षण है, लेकिन अभिलक्षण लक्षण नहीं। सेकंड हमने क्या बताया था? वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि, यानी कि हमने देखा कि सभी सजीवों में टाइम के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, शरीर में, लंबाई चौड़ाई में, और हम मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से। उसके अलावा जो उसका जो पहला वाला फेज है उसमें जनन नहीं कर सकता, लेकिन एक जनन वाली एज आएगी वो जनन कर सकता है। ये भी तो एक प्रकार की वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी सजीवों में, अधिकांशतः सभी सजीवों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है समय के अनुसार। लेकिन कुछ सजीव ऐसे भी तो हैं जो जैसे पैदा होते हैं वैसे रहते हैं, माइनर सी वृद्धि होती है, नहीं भी होती। वहीं कई सारे निर्जीव भी तो ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हो जाती है। ये भी टीला वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी शाम को हम टहलने गए, हमने रेगिस्तान में एक टीला देखा जो कि मान लो इस कमरे के बराबर था। फिर हम 2 घंटे बाद या सुबह गए तो या तो वो डबल मिला हमें, मिट्टी आके जम गई उस पर, या फिर हो सकता है कि वो आधा ही रह गया, उड़ गया, उससे कट गया, या फिर हो सकता है पूरा ही गायब होके कहीं 2 किलोमीटर दूर जाके रख गया। तो इसका मतलब उसमें गमन भी हुआ, गति भी हुई और वृद्धि या ह्रास भी हुआ, लेकिन वो सजीव थोड़ी हो जाएगा। तो इसमें भी कमी है, यानी कि कुछ जो ज़्यादातर प्राय सभी सजीवों में वृद्धि होती है,
ग्रोथ होती है समय के अनुसार, लेकिन ये अभिलक्षण लक्षण नहीं। तीसरा क्या पढ़ा था भाई हमने? जनन, रिप्रोडक्शन। जनन, रिप्रोडक्शन, इसका मतलब हमने पढ़ा था, हमने देखा था, हम अब भी देख रहे हैं कि सभी सजीवों में प्राय 1-8% को छोड़ के सब में जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन होता है। होता है क्यों होता है? ताकि वो अपने जीन्स को, अपनी पीढ़ी को, अपने गुणों को आगे बढ़ा सकें, अपने समान संतति पैदा कर सकें, ताकि उनके जो गुण धर्म हैं, उनके जो जीन्स हैं, उनके जो गुणसूत्र हैं, वो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकें। और उनके जो जैसे मैं इंसान है, हम अपना जनन ही बंद कर दें तो इसका मतलब 60 साल बाद, 70 साल बाद इंसान ही खत्म हो जाएंगे ना। तो हमारे आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा करते हैं। लेकिन ये अभिलक्षण लक्षण कैसे हो सकता है? काफ़ी मनुष्य ही ऐसे हैं जो जनन नहीं कर सकते, जनन क्षम नहीं है, जिनको हम स्टेराइल बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, वो जनन क्षम नहीं है, वो जनन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये थोड़ी वो मर गए, जिंदा हैं। तो हाँ, सजीवों का एक लक्षण है कि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, संतति पैदा करने के लिए जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अभिलक्षण लक्षण नहीं। कुछ जानवर भी ऐसे हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, जो हमारे हाइब्रिड है, हालांकि खच्चर, म्यूल वगैरह, हिन्नी वगैरह, ये हाइब्रिड है। हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएंगे आपके डीएनए वाले, उनमें पढ़ेंगे कैसे बनाए जाते हैं ये जानवर। वो भी सुना होगा आप लोगों ने कि आलू और टमाटर का क्रॉस कराया गया तो एक ही पेड़ पे आलू भी उग रहे हैं, टमाटर भी उग रहा है। पढ़ा, देखा होगा ना वो सब चीज़, क्रॉस वगैरह, हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में जनन नहीं होता, ऐसा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ सजीव हैं जिनमें जनन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सजीव तो श्रेणी में रहेंगे भाई। तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है सजीवों को पहचानने का, लेकिन अभिलक्षण लक्षण नहीं। चौथा कौन सा पढ़ा था भाई हमने? श्वसन। इसका भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो निर्जीव में होता हो, लेकिन सजीवों में तो है कि जब उनका कई मतलब जीव जंतुओं का प्रतिकूल समय आता है, खराब समय आता है, तो वे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं जिसको एस्टिवेशन, हेरिवेशन बोलते हैं, कि वो मृत के समान अपनी सारी क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं और ऐसी श्रेणी में चले जाते हैं जहाँ उनका पापच्य वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ताकि उन्हें पोषण की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि प्रतिकूल समय चल रहा है, बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे, पोषण मिल नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन चले जाते हैं कि उनको एनर्जी की कम ज़रूरत हो, बस वो जिंदा रहें। उस स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि श्वसन नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब वो मृत तो नहीं है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आएंगी, समय सही आएगा, वो वापस अपने फेज में आ जाएगा। तो ये पढ़ा था। उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? उपापचय, सबसे इम्पोर्टेंट, रेस्पिरेशन। फिफ्थ हमने पढ़ा था उपापचय। इंग्लिश में क्या बताया था इसको? मेटाबॉलिज्म। इसका क्या मतलब बताया था मैंने? कि सभी सजीवों में कुछ क्रियाएं भी कैसी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं, लिविंग फंक्शंस, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन। इनके आप पूरे के पूरे चैप्टर हैं आपके में। आप लोग पाचन तंत्र को स्पेशल एक चैप्टर में पढ़ोगे हर चीज़, उत्सर्जन को एक हिस्से पढ़ोगे, फिर जो हमारा परिसंचन तंत्र है, जो हमारा ब्लड फ्लो है, उसको पढ़ोगे। तो ये सारी जो उपापचय क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो इंसान को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक हैं या मस्ट हैं, उन्हें हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। और जैविक क्रियाओं को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा कि एक इंसान है जिसका मेटाबॉलिज्म चालू है लेकिन शरीर मर चुका है, जिनको हम ब्रेन डेड बोलते हैं ना, उपापचय चालू है, उनका टाइम टू टाइम 2 घंटे 3 घंटे में टॉयलेट भी करवाया जाता है, मतलब नली से निकलवाया जाता है ना उनसे। पोषण भी नहीं करते कई बार, तो वो 8-8 10-10 दिन तक माइनर सा ग्लूकोज वगैरह चल रहा है, बोतल चल रही, दवाई चल रही। इसका मतलब है उनका उपापचय अंदर चल रहा है, मेटाबॉलिज्म अंदर चल रहा है, लेकिन वैसे सब तरह से वो शरीर अक्षम हो गया है, उसमें क्षमता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि सभी सजीवों में उपापचय, मेटाबॉलिज्म मस्ट है, और वो हमेशा मिलेगा, चाहे कैसा भी सजीव हो, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो या कुछ भी।
इसका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि वो फलाना जीव है, फलाना पौधा जो मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म जिस दिन डाउन, इंसान डाउन। कि आपने नोट किया होगा कि जब इंसान या जानवर मर जाता है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है। टेम्परेचर के परिवर्तन को स्टडी करके उसको पता लगा करके बता सकते हैं कि ये इंसान, ये जानवर कितनी देर पहले मरा था। वो टेम्परेचर किसका है? मेटाबॉलिज्म का है। कि हर बॉडी का, हर इंसान का, हर जंतु का एक टेम्परेचर होता है जिस पे उसके सारे की सारी मेटाबॉलिज्म, सारा उपापचय क्रिया करता है, दिख रहता है। क्लियर हुआ? तो इसका ये है हमारा अभिलक्षण लक्षण कि सजीवों का सबसे मस्ट लक्षण, मस्ट प्रॉपर्टी, अभिलक्षण लक्षण क्या है? उपापचय। बाकी सारे अच्छे लक्षण हैं, कुछ ऐसे हैं जो निर्जीव में बिल्कुल नहीं पाए जाते, जैसे जनन और श्वसन, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन वो लक्षण हैं। ये हमने पॉइंट में डलवाए थे, अब इनमें लिखो। सबसे पहले ऊपर गमन लिख रहा होगा आपका, मूवमेंट, उसमें लिखो प्राय सभी सजीवों में, प्राय सभी सजीवों में अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए गमन होता है। अर्थात वो गति कर सकते हैं। लेकिन यह अभिलाक्षणिक लक्षण नहीं है। क्योंकि कुछ निर्जीवों में भी गति या गमन देखने को मिलता है। निर्जीवों में भी गति या गमन देखने को मिलता है। लिख गो लड़ाओ। लिख गो। सेकंड पॉइंट डालो, वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि या ग्रोथ, इसमें लिखो। लिखने का पॉइंट आप जानते हो ना, वो लिख हेडिंग डाल के और तीर बना करके, है ना। सभी सजीवों में उम्र के साथ मानसिक व शारीरिक विकास होता है। मानसिक व शारीरिक विकास होता है। इसे वृद्धि कहते हैं। इसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है। इसका भी अगर अब बात डालना हो तो आप टीले वाली बात डाल सकते हो, वरना दिमाग में रखो, है ना, ज़्यादा क्यों नोट्स बना। तीसरा टॉपिक डालो भाई, जनन, रिप्रोडक्शन। प्राय सभी सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए या बचाए रखने के लिए,
अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। इसे प्रजनन कहते हैं। लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट अंदर इसको तेल लगा करके, तेल लगाना सीख जाओ, समझ गए? लिखो, परंतु कुछ सजीव ऐसे हैं, परंतु कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। जिनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। जिन्हें बांध्य देख ऐसे लगना, बंध्य लिख लो, बांध्य लिख लो, और इंग्लिश में कोष्टक में लिख लेना स्टेराइल, ठीक है? स्टेराइल कहते हैं। लिख गया भाई? एक बार पढ़ के सुना मुझे, क्या लिखा था? प्राय सभी सजीवों में अपने वंश को या जाति को बचाए रखने के लिए प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, प्रजनन करते हैं, है ना? इसे ही प्रजनन कहते हैं। और इसका अपवाद लिखवाया था कि कुछ सजीव जैसे जो मतलब प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती उनको स्टेराइल या बाध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, खच्चर, रानी मधुमक्खी, व कुछ मनुष्य भी बंध्य होते हैं। देखो लिखो बेटा, नोट्स पर ठीक ठाक बनाना यार, है ना? अच्छे से लिख के अपना हेडिंग वेडिंग डाल डोल के अच्छे से पॉइंट वाइज, ताकि एक बार पढ़ो तो दिमाग में से छप जाए कि हाँ गुरुजी ने ऐसे बताया था। पढ़ते ही ऐसा लगना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। इसी टाइप से नोट्स रखना, ना? लिख गया? सभी सजीव या सजीवों को जीवित रहने के लिए, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे वो श्वसन के माध्यम से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेष के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसे श्वसन कहा जाता है या श्वसन कहते हैं। लिख गया भाइयों? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उपापचय मेटाबॉलिज्म। उपापचय मेटाबॉलिज्म लिख गया भाई? हेडिंग डाल के पॉइंट लिखो। सभी सजीवों में
जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होती हैं जिन्हें उपापचय कहा जाता है। लिख गया भाइयों? जैसे पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, हाँ जी लिखूं? देखो, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, है वो। अब एक दो कोड और लिखा दूं, जैसे बाई चांस 4 नंबर में या 3 नंबर में आ जाए तो थोड़ा सा मैटर चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट तो लिखो, पोषण। 5 है कि ना, लाओ 6 लिखो। पोषण इंग्लिश में या तो क्या में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। हरि ओम नमः शिवाय। सभी सजीवों को अपने दैनिक कार्य करने हेतु, सभी सजीवों को अपने दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वो भोजन से प्राप्त करते हैं, जिसे वो भोजन से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे सभी पेड़ पौधे, जैसे सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तथा अन्य जीव या अन्य जंतु अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। यार एक जोर को सेकंड और आ रहा है दिमाग में, लिखवा दूं? देखो, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, इंग्लिश में लिखोगे फील, सभी सजीवों में, सभी सजीवों में
उनके आसपास हो रहे परिवर्तन जैसे मौसम, आदि के लिए संवेदनशीलता पाई जाती है। आदि के लिए संवेदनशीलता पाई जाती है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लालाओ? कि सभी सजीवन में एक फील पाया जाए। जैसे मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम खुश हो। मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल गाली गलौज देने लग जाऊँ, अभद्र तरीके से बात करूँ, तुम्हें बुरा लगेगा, तो फील हुआ। दूसरी बात, पंखा नहीं चल रहा था, हमें थोड़ी गर्मी लग रही थी, पंखा चलाया, थोड़ा शांत है। यानी कि हमारे आसपास हो रही सभी घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, फिजिकल हो, भौतिक हो, कैसी भी हो, उनके लिए हमारे अंदर एक संवेदनशीलता फील होता है। अब आप लोग कहोगे सर पेड़ पौधन का थोड़ी होए करे, क्यों ना होए। तुमने नोट करी होगी सभी पेड़ पौधे बारिश में अलग बिहेव व्यक्त करते हैं, गर्मियों में अलग बिहेव व्यक्त करते हैं, सर्दियों में अलग। वो अपने आप में रूपांतरण लेके आते हैं भाई, चेंज ले आते हैं मौसम के हिसाब से। छुई मुई तुम थोड़ा सा टच करोगे वो सिकुड़ जाएगा, यानी कि उनमें चेंज हुआ। दूसरी बात, एक दो एग्जाम्पल और, सूरजमुखी रात में बंद हो जाएगी, जैसे सूरज निकलेगा सूरज की तरफ मुख और कर देगी भाई। वो जैसे इधर की तरफ मुँह है ना, सूरज इधर जाएगा उधर 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 मुँह करती जाएगी। इसका मतलब संवेदनशीलता है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में संवेदनशीलता फील नहीं पाया जाता। एक बार को मेटाबॉलिज्म का अपवाद मिल सकता है, जो हमने बताया अभिलक्षण लक्षण, लेकिन संवेदनशीलता का लिख दो या मैं एक दो लाइन। सब जैसे पौधों ये तेरे का मैं इलाज बताऊंगा बेटा, अभी तुम जितना लिखे लिख जाओ, मैं बताऊंगा आपको इलाज। सभी पौधों, जंतुओं, जीव जानवरों में उनके पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति, उनके पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशीलता पाई जाती है। एग्जाम्पल एक आध लिख लियो, सूरजमुखी, छुई मुई, सूरजमुखी, छुई मुई। छुई मुई लिखूं, लिख लेंगे। लिख गो भाई। अब सुनो ध्यान से, देखो माना कि दो चार अंक जो रह जाएं लिखने को, या फॉर एग्जांपल कोई मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वह टाइम पे कहीं और ध्यान हो तुम वो ना पूछवाए, तो घर जाके मैं एक दो दिन में तुम्हें चैनल का नाम बता दूंगा, वहाँ जा कर के कभी भी रात में लेटते वक्त, फ्रेश होते वक्त, नहाते वक्त कभी भी अपना देख सकते हो, सुन सकते हो। उससे क्या होगा, बाई चांस तुम आ नहीं पाए आजकल 2 दिन, उस टाइम पे तुम उसका रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। या 2 महीने बाद वो चीज़ यार सर जी ने बाद ना बड़ी जोर से समझाई, पर जन कैसे स्लिप हो गई दिमाग में से, तो तब वापस जा सकते हो। तो तुम्हारा भी फ़ायदा है, नोट्स लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तुम्हारे वहाँ तो सारे पे नाचेंगे, गुरुजी बैक करो, गुरुजी पीछे चले गए, आए करो, गुरुजी आगे चले गए, गुरुजी रुक गए, यहाँ थोड़ी कर सको। तो वहाँ भी तुम्हें फ़ायदा है, थोड़ा तरीका आते। बाकी समझ में आया होगा सब कुछ। कल मैं ये सारी चीज़ सुनूंगा, फिर हम शुरू करेंगे नामकरण। ये नामकरण किसने दिया था, कैसे दिया था, कुछ जो इम्पोर्टेंट तुम्हारे एनसीईआरटी में हैं 4-5 नाम साइंटिफिक, उन्हें याद भी करेंगे। उन्हें याद करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सजीवों में और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या विविधता है, उन्हें कैसे बांटा गया था, आगे सारी चीज़ों का अध्ययन। समझ में आया होगा। बस रीडिंग मारते रहो, और जो समझ में ना आए उसे याद करते रहो। थोड़े नोट ढंग के बनाएगा।